चलो यहाँ पर देखो, आपका चल रहा था भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्थाएं यानी कि फेज, है ना। एक जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, देखो ध्यान से यहाँ पर एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ये जो आपका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है इसको बोलते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन, और ये भ्रूणीय परिवर्धन होता क्या है, भ्रूण में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का एक श्रृंखलाबद्ध समूह होता है ना, जिसमें हम एक भ्रूण, है ना, के उत्पन्न होने से उसके वयस्क जीव होने तक का पूरा जो है अध्ययन करते हैं, है ना। तो एक भ्रूण मतलब जब मेल और फीमेल, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट परस्पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, है ना। अभी देखो इसके पहले इसके जो 7 फेजेज हैं, इसके विकास होने के लिए कितनी फेजेज हैं, 7 फेजेज हैं। इनमें से 3 को बताया जा चुका है ना। पहला था गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। अब युग्मक जनन होता क्या है, तो भाई देखो युग्मक जनन नाम से ही क्लियर है ना। मनुष्यों में युग्मक, है ना, जनन की प्रक्रिया को, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर में नर युग्मक अस्पम के रूप में और मादा में मादा युग्मक यानी कि ओवम के रूप में होता है। अस्पम का निर्माण टेस्टिस यानी कि वृषण में होता है और ओवम का निर्माण कहाँ पर होता है, ओवरीज यानी कि अंडाशय में होता है ना। तो पहला आपका फेज था वो क्या था, गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? अच्छा, ये सारी इसके पहले डिटेल्ड में हो चुकी हैं। अगर आपको देखना है 12th बायोलॉजी में जाकर पीछे की सारी क्लासेस आप सिस्टमैटिक देख सकते हो। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल, चाहे आप डायरेक्ट पूछो फेस टू फेस या इनडायरेक्ट पूछो कमेंट के थ्रू, है ना, या मैसेज के थ्रू, या मेरा नंबर भी है पर्सनली, उससे भी आप पूछो। क्लियर है? दूसरा पेज था आपका क्या था, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन क्या है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं यानी कि संलयित हो जाते हैं। अर्थात नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ में संलयित होकर एक युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करना फर्टिलाइजेशन कहलाता है ना। फिर तीसरा था आपका विदलन था। तीसरी स्टेज क्या है, विदलन है, क्लीवेज। अब विदलन में क्या होता है, जो जाइगोट बना है, जो युग्मनज बना है, उसी युग्मनज का बार बार क्या होना, समसूत्री विभाजन होना, है ना। और जब ऐसे समसूत्री विभाजन होता है तो 4 दिनों तक समसूत्री विभाजन, 4 दिनों तक लगभग 4 बार समसूत्री विभाजन हो जाता है और जिससे जो है 16 कोरखंड बन जाते हैं, है ना। और यही 16 कोरखंड एक गोल ठोस एक इम्ब्रियो का रूप, भ्रूण का रूप लेते हैं, जिनको हम तूतक कहते हैं। तो ये तीन चीज का मतलब क्या हुआ, युग्मनज। आज भाई आपको वॉइस में एडजस्ट करना होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है ना। क्लियर है? पहला है आपका युग्मनज, सॉरी पहला क्या था आपका युग्मक जनन, दूसरा क्या आपका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या विदलन। यानी कि अब हम लोग का जो चौथा स्टेज यहाँ से पढ़ेंगे। 7 फेज तो हैं और 7 में से पहले तो एक ओवरऑल चला था, फिर एक 1 by 1। अब हेडिंग सब लोग बना लीजिए, कौन सा हेडिंग, तूतक का निर्माण। हेडिंग बना लीजिए सब लोग, साथ में करते रहिए। तूतक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मोरिकुला। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ मोरिकुला, तूतक का निर्माण, ये आपकी होगी हेडिंग। क्लियर है? हेडिंग बन गया। तो तूतक के निर्माण में सबसे पहले स्टार्ट में ये समझ लो तूतक क्या होता है। तो तूतक जो होता है 16 कोरक खंडों की गोल और ठोस संरचना होती है। बस इसे लिख लेना, यह नहीं, आप सीधा लिखो तूतक। ठीक है? तूतक 16 कोरक खंडों की, तूतक 16 कोरक खंडों की गोल व ठोस संरचना, गोल व ठोस संरचना होती है ना। तो तूतक क्या होती है,
16 कोरक खंडों की गोल, दो कंडीशन है, गोल और ठोस संरचना होती है। और एक चीज और याद रखना, ये भ्रूण होता है ना, गोल और ठोस संरचना के रूप में तो है लेकिन भ्रूण के रूप में पाया जाता है ना। इसके पहले वाले क्लास में आपने यही लिखा था कि ये फाइनली जाकर गोल, ठोस और भ्रूण जैसी संरचना, भ्रूण के रूप में संरचना बना लेती है, जिसको क्या कहा जाता है, तूतक। तो अभी वही आपने लिखा, ये जो है 16 कोरक खंडों की गोल, दो कंडीशन याद रखना, गोल और ठोस, भ्रूण के रूप में होती, ध्यान देना, ये भ्रूण है ना। अच्छा एक चीज और है, आप जरा दिमाग लगाओ भाई, बहुत अच्छी कमाल की चीज समझने वाली है। गोल और ठोस भ्रूण होता है, यानी कि अगर हम पूछ रहे तूतक क्या होता है, भाई तूतक भ्रूण है। तूतक क्या है, भ्रूण है ना, एम्ब्रियो है। लेकिन अंतर क्या है, भ्रूण में गोल और ठोस वाला, यानी भ्रूण है वो कैसा भ्रूण है, एक तो गोल आकार का है और सॉलिड है ना, और दूसरा नंबर इसका आकार किसके समान होगा, तो स्वाभाविक ही युग्मनज के समान होगा है ना। तो लिखिए इसका आकार युग्मनज यानी कि जाइगोट के समान, आकार ऐसे साइड में लिखिएगा, आकार युग्मनज, युग्मनज, इसी युग्मनज को क्या कहते हैं, जाइगोट, और इसी को बार बार एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के नाम से पुकारा जा रहा है, इसके लिए परेशान ना हो। ये 2n होता है आपका युग्मनज है ना, और युग्मनज ही भ्रूण होता है, ठीक है। तो ये तो आकार युग्मनज यानी कि जाइगोट के ही समान, के ही समान। तो भाई चलो इसका आकार इसी के समान हो गया है ना, इतना क्लियर है। अब क्या होता है, जब तूतक का निर्माण होता है तब ये युग्मनज अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ने लगता है। मतलब जब इसमें क्या होता है पता है आप लोग को, समसूत्री विभाजन होता है, तब ये क्या होता है, अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ने लगता है। और जब अंडवाहिनी में नीचे की ओर, अंडवाहिनी चित्र बनाए होंगे तो वहां सारा चीज दिख रहा होगा, अंडवाहिनी ओविडक्ट के रूप में रहता है ना। तो अब सोचो, भ्रूण पहले अंडवाहिनी में, हमने बताया था निषेचन भी कहां पर होता है, अंडवाहिनी में ही होता है ना, अंडवाहिनी में होता है। लेकिन अभी ये तूतक निषेचन के लगभग एक सप्ताह कह सकते हो आप, 4 से 6 दिन के बाद ये गर्भाशय में पहुंच जाता है, यानी कि बच्चा दानी में पहुंच जाता है। ये कहां पहुंच जाता है, बच्चा। अच्छा एक चीज और है, ये अंडवाहिनी में नीचे की ओर क्यों बढ़ने लगता है, ये बताएगा, क्योंकि उसे बच्चेदानी जाना है। अरे बच्चेदानी को जाना ही है, नीचे की ओर क्यों बढ़ने, क्योंकि भाई जब तू युग्मनज है उसका समसूत्री विभाजन होगा है ना, और जब अरे सुन तो लो दोस्त, देखो जब समसूत्री विभाजन होगा तो स्वाभाविक है वहां पेशीय संकुचन होगा कि नहीं। पेशीय संकुचन मतलब समझ रहे हैं ना, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव है ना, ये सारी चीजें तो होगा ही भाई, स्वाभाविक है। जब पेशीय संकुचन होता है तो भ्रूण पश्चिमाभिमुखी और पेशीय संकुचन द्वारा ये अंडवाहिनी में नीचे की ओर खिसकने, और लगभग 4 से 6 दिन के बाद तक ये नीचे खिसकते हुए अंडवाहिनी के रास्ते कहां पहुंच जाता है, गर्भाशय में पहुंचता है ना। तो इसको डायरेक्ट ना लिखवा दे, तूतक निषेचन के 4 से 6 दिन बाद कहां पहुंच जाता है, गर्भाशय। इसकी पहली वाली लाइन पता रहेगा ना, ये कहां रहता था, या 60 में लिखवा दे, बोलो। अच्छा 60 में लिखवा दे, तो आगे लिखना, अंडवाहिनी में, यह अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ने लगता है, यह अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में कहां, नीचे की ओर, यह अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ने लगता है। अब ये तो पता ही क्यों बढ़ने लगता है, या इसे रीजन भी लिखवाएं, बताओ। नहीं अगर क्यों बढ़ने लगता है तो आप सीधा लिख सकते हैं, भ्रूण पश्चिमाभिमुखी क्रिया और पेशीय संकुचन द्वारा। किसके द्वारा, भ्रूण पश्चिमाभिमुखी क्रिया, भ्रूण पश्चिमाभिमुखी है ना, वह पेशीय संकुचन क्रिया द्वारा, वह पेशीय संकुचन क्रिया द्वारा। वैसे ये बहुत खास नहीं है, लेकिन नॉलेज के पर्पज से है कि भाई बढ़ने क्यों लगा। स्वाभाविक है जब यहाँ तूतक का
समसूत्री विभाजन होगा, है ना, तो स्वाभाविक है यही चीज होगी। क्लियर है ना? ये क्या होता है, नीचे बढ़ने लगता है। ओके, और फाइनली होता क्या है, फाइनली होता क्या है, 4 से 6 दिन में ये गर्भाशय में पहुंच जाता है। आगे लिख लेना, फलस्वरूप, है ना, फलस्वरूप लगभग 4 से 6 दिन में, 4 से 6 दिन में या 4 से 6 दिन बाद, लगभग 4 से 6 दिन में या 4 से 6 दिन बाद तूतक गर्भाशय में पहुंच जाता है। गर्भाशय, ध्यान देना, गर्भाशय को ही बच्चा दानी कहते हैं, है ना, इसी को वोम कहते हैं, कोख कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, कोख कहा जाता है। मतलब अगर पूछ रहे बच्चे का पालन पोषण कहाँ पर होता है, बच्चादानी गर्भाशय, हाँ, तो बच्चादानी गर्भाशय में होता है, ये इसका सही स्थान है। क्लियर है? अभी ये 4 पॉइंट पूरा समझ में आया, तूतक क्या कैसे काम करता है, पूरा सिस्टम क्लियर है ना? अब इसके बाद क्या होता है, चलो यहाँ पर जब इस तरह से तूतक वृद्धि करता है, जब तूतक वृद्धि करता है तो वहां पर क्या होता है, उसके चारों को, मतलब इसके भ्रूण के चारों ओर एक अस्तर, लेयर बन जाता है ना, और उसे बोलते हैं पेल्यूसिडा का स्तर। भ्रूण के चारों ओर किसका स्तर बन जाता है, पेल्यूसिडा का स्तर बन जाता है ना। और जब ये पेल्यूसिडा का स्तर बन जाता है तो क्या होता है, उस समय जो ये स्तर बन गया है तो वहां पर कोशिका द्रव्य की वृद्धि नहीं होती। कोशिका द्रव्य मतलब समझ रहे हैं ना, कोशिका में जो भरा हुआ तरल पदार्थ, कोशिका द्रव्य जिसको आप कह सकते हो, नहीं, जिसको आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म कह सकते हो, है ना, साइटोप्लाज्म। 2 द्रव्य होता है कोशिका के अंदर, पता है नहीं, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। एक जो कि केंद्रक के अंदर भरा रहता है और एक जो है कोशिका के अंदर। तो जब ये पेल्यूसिडा का स्तर बन जाता है तो वहां कोशिका द्रव्य की क्या होती है, वृद्धि नहीं होती। लेकिन 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 यहाँ पर आनुवंशिक रूप से वृद्धि होती है, आनुवंशिक पदार्थों में वृद्धि होती है ना। इसमें अगर पूछे किस तरह की वृद्धि होती है तूतक के रूप में, तो तूतक के रूप में आनुवंशिक पदार्थों में वृद्धि होती है, कोशिका द्रव्य में वृद्धि नहीं होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी चारों तरफ पेल्यूसिडा का स्तर बन जाता है ना। तो आगे लिख लेना, इसमें आनुवंशिक पदार्थ में वृद्धि होती है, या डायरेक्ट लिखो, यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ में वृद्धि होती है। यहाँ पर का मतलब क्या हुआ, तूतक में, तूतक के रूप में आनुवंशिक पदार्थ में, आनुवंशिक पदार्थ में वृद्धि होती है। आनुवंशिक पदार्थ में, आनुवंशिक पदार्थ में वृद्धि होती है। आनुवंशिक पदार्थ में क्या होती है, वृद्धि होती है। अच्छा, अब बोलो इतना क्लियर है ना? यहाँ पर तूतक बना जो कि 16 कोरक खंडों की गोला और ठोस संरचना है, आकार भी युग्मनज के ही समान है, अभी आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कहाँ पर, अंडवाहिनी में है, लेकिन धीरे धीरे कहाँ नीचे की ओर बढ़ने लगता है अंडवाहिनी में। क्यों? क्योंकि भ्रूण पश्चाभ की क्रियाएं और पेशीय संकुचन होती हैं जब इसमें जो है समसूत्री विभाजन होना शुरू होता है। फाइनली ये फलस्वरूप लगभग 4 से 6 दिन के बाद ये तूतक, है ना, गर्भाशय में आगे आप कर देना, अरे समझ लेना यार, गर्भाशय में पहुंच जाता है ना। और जब गर्भाशय में पहुंच जाता है तो वहां पर इसके चारों ओर एक पेल्यूसिडा का स्तर बन जाता है, जिसकी वजह से कोशिका द्रव्य में वृद्धि नहीं, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ में वृद्धि होती है ना, आनुवंशिक पदार्थ में। तो ये बताओ, ये समझ में आया सारी चीजें। अब इसके बाद क्या होता है, कोर कपुटी आता है ना। इसके बाद क्या होता है आपका, कोर कपुटी। क्लियर है? हाँ, तो अगली हेडिंग बना दीजिए। यहाँ तक पूरी समझ में आया ना, आनुवंशिक पदार्थ में वृद्धि हो रही है। चलो अब आगे पहुंचते हैं, बच्चे को हम कहाँ पहुंचा दिए, हम नहीं पहुंचे हैं, मतलब पढ़ाते पढ़ाते बच्चा कहाँ पहुंच गया, और जब होगा तब लड्डू वड्डू व्यवस्था किए रहना अच्छे से। चलो अभी इसके आगे हेडिंग बनाइए, कोर कपुटी का निर्माण। आज इसको पैदा कर दें कि नहीं? नहीं, आज नहीं होगा। अगला लिखिएगा, कोर कपुटी का निर्माण।
कोर कपटी का निर्माण, है ना। ये हेडिंग बना लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट आगे आप लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये कोर कपटी होता क्या, अब यहाँ से कहानी समझो। बच्चा अभी कहाँ पहुंचा, गर्भाशय, बच्चा दानी में पहुंच गया, है ना। अब देखो यानी कि भ्रूण गर्भाशय में पहुंचता है, जब भ्रूण गर्भाशय में पहुंचता है तो जो भ्रूण की कोशिकाएं होती है, या ऐसे समझ, जब भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है तो गर्भाशय की जो दीवारें होती है ना, गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं वो क्या करती है, वो गर्भाशयी रस स्रावित करती है। और गर्भाशयी रस के रूप में कौन सा होता है, वो ग्लाइकोजन। यानी कि बच्चा गर्भाशय में पहुंचा, अब क्या होता है, गर्भाशय में, है ना, गर्भाशयी गुहा से, गर्भाशयी गुहा से ग्लाइकोजन नामक पदार्थ स्रावित होता है। और यही ग्लाइकोजन बच्चों के लिए, जो अभी बच्चा जो गर्भाशय में पहुंचा है उसके लिए ये पोषण का काम करता है और पहला दूध के समान होता है ना। तो इसको लिखो ऐसे, हवा में उड़ जाएगी। चलो लिखो, गर्भाशय में पहुंचकर या गर्भाशय में पहुंचने पर, गर्भाशय में पहुंचने पर लिखिएगा, गर्भाशय में पहुंचने पर गर्भाशयी रस, ब्रैकेट में लिख लेना ग्लाइकोजन, गर्भाशय में पहुंचने पर गर्भाशयी रस, ब्रैकेट में ग्लाइकोजन, है ना, युक्त पोषक तरल पदार्थ, या ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल पदार्थ का स्राव होता है, जिसका अवशोषण अब बताओ भाई, इसका अवशोषण कौन करेगा, मम्मी करेगी या उसके अंदर का जो आपकी भाई स्वाभाविक है, भ्रूण ही करेगा। जिसका अवशोषण कौन, भ्रूण की कोशिकाएं करने लगती, तो जिसका अवशोषण भ्रूण की, इसको मैंने थोड़ा लेंदी में लिखवा दिया, इसके लिए सॉरी यार, है ना। इसको पॉइंट वाइज भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ा समझ के ठीक है ना। भ्रूण की कोशिकाएं करने लगती, ये चीज, और जब ये करने लगती हैं तो ये पोषक तत्व जो है ना, गर्भाशयी दुग्ध का काम करते हैं। मतलब इन्हीं ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, गर्भाशयी दुग्ध कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, गर्भाशयी दुग्ध कहते हैं। और ये गर्भाशयी दुग्ध अब क्या होता है, यह गर्भाशयी दुग्ध, है ना। अब आप समझ गए होंगे यह गर्भाशयी दुग्ध किसके लिए बोला गया है ना। तो एक पॉइंट में स्टार्ट में कर दी, ये गर्भाशयी दुग्ध। अब देखो जो भ्रूण है भाई, उसके ऊपर तो लेयर है ना, किसकी लेयर है, पेल्यूसिडा, है ना। तो ये गर्भाशयी दुग्ध, और उस पेल्यूसिडा का नाम है जोना पेल्यूसिडा, है ना, जो कि पारभासी होता है, पारभासी। तो ये गर्भाशयी दुग्ध भ्रूण की जोना पेल्यूसिडा अस्तर में से भ्रूण के अंदर आता है। यह गर्भाशयी दुग्ध, है ना, जोना पेल्यूसिडा अस्तर से भ्रूण के अंदर या भ्रूण के पास, भ्रूण के अंदर आता है। और जब भ्रूण के अंदर आता है तो स्वाभाविक है भाई, भ्रूण तो अब क्या करेगा, उसको कंटेन करेगा, है ना। क्या हो, हाँ ट्यूब से भी दबाएगा, डोंट वरी। अभी तो इसे खाना मिलना शुरू हुआ, ठीक है, 4 से 6 दिन बाद, इसके पहले प्रक्रिया चल रही थी।
अब क्या होता है, देखो भ्रूण के लिए भोजन आ गया दीवार वाल को तोड़कर, है ना। ये दीवार कैसी है, पारभासी है ना। तो ये गर्भाशय दुग्ध जोना पेलुसिडा अस्तर से भ्रूण के अंदर आता है, और जब भ्रूण के अंदर आता है तो भ्रूण तो पहले 2 से 3 दिन तक वृद्धि करता है ना। ये क्या करता है, 2 से 3 दिनों तक इसका परिवर्धन होता है। तो इसमें लिखना अब भ्रूण का परिवर्धन, अब भ्रूण का परिवर्धन मतलब होता है विकास, अब भ्रूण का परिवर्धन 2 से 3 दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक होता रहता है, मतलब 2 से 3 दिनों तक होता रहता है कंटिन्यू, ठीक है। इतना समझे। और जब ये भ्रूण का परिवर्धन 2 से 3 दिनों तक होता रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि जोना पेलुसिडा अस्तर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। भाई स्वाभाविक है यार, आप एक कमरे में बंद हो, छोटे से कमरे में बंद हो, एक पतली सी लेयर से, है ना, आपको अंदर में खाना दिया जा रहा है, 4-5 दिन के बाद एकदम बाहुबली बन जाओगे, और जब बाहुबली बन जाओगे दीवार क्या है तुम्हारे सामने, तोड़कर क्या करोगे, बाहर आ जाए। हाँ, या जैसे एक चींटी को देखियो, अरे सॉरी यार, चींटी सॉरी, मक्खी नहीं, अच्छा नहीं यार, बिच्छू जो है इतनी डायन है, क्या वो अपनी मम्मी को खा लेती, वो जब मरती है तो उसकी माँ मर जाती, वो पेट के अंदर रहती है और खाना कहाँ से खाती है, अपनी मम्मी के पेट को खाती रहती, और जब पूरी तरह से खत्म कर देती तब बाहर निकलती है ना। ये क्वेश्चन जीके में, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पैदा होते ही उसकी मम्मी मर जाती, हाँ, जो अपनी मम्मी को मार देते हैं, क्या हुआ, हाँ एक देखो, अभी मुझे बिच्छू मालूम था भाई जीके में, वैसे मैं पैदा नहीं, है ना, तो इसलिए मैं बिच्छू का बताया। अभी यहाँ क्लियर है। अभी खैर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब 2 से 3 दिनों तक भ्रूण का परिवर्धन होता है तो क्या होता है, जोना पेलुसिडा का स्तर धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है ना। और जब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो जो कोशिकाएं रहती हैं वो चपटी हो जाती है, जो कोशिकाएं रहती हैं वो कैसी हो जाती हैं, चपटी हो जाती है, क्लियर है। और जब चपटी होती हैं तो आगे चलकर भैया धीरे धीरे वहां पर 3 जनन अस्तर का निर्माण होता है, धीरे धीरे क्या होता है, 3 जनन अस्तर का निर्माण होता है। और जब 3 जनन अस्तर का निर्माण हो जाता है तो इसी को कह दिया जाता है, 3 जनन अस्तर के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, गैस्ट्रुला भवन कह दिया जाता है, गैस्ट्रुलेशन कह दिया जाता है ना। चलो क्या हुआ, अरे तो बताना चाहिए यार, थोड़ा सा दिमाग पे, अब दिख रहा है, यस सर, अभी इतना क्लियर है। अब यहाँ पर इसे लिख दिए ना जी। चलो तो यहाँ पर यही था, 2 से 3 दिन तक क्या हो रहा है, परिवर्धन हो रहा है, और जोना पेलुसिडा का स्तर समाप्त होता है तो फाइनली क्या होता है, 3 जनन अस्तर का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को, 3 जनन अस्तर के निर्माण की प्रक्रिया को गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। तो भैया भवन बना दो, अगली हेडिंग लिखो गैस्ट्रुला भवन, इसको मिटाए, भवन बना दो बेचारे को, है ना, बाहर अब भवन बना दो, भवन को ना तोड़ के भाग, मान लो कमर आज को चाहे उसको तोड़ दो, है ना। चल अगली हेडिंग बनाइए, गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन, गैस्ट्रुला भवन। देखो मैं शार्ट में बहुत ज्यादा छुपा नहीं रहा हूँ, कोशिश ही कर रहा हूँ कि शार्ट में हो जाए सारा। तो देखो गैस्ट्रुले भवन में लिखना, देखो दूसरे सप्ताह के अंत तक भ्रूण जो है 2 स्तर रहता है, ये लिखना, दूसरे सप्ताह के अंत तक, दूसरे, अभी 2 सप्ताह हो गए लगभग, है ना, 2 सप्ताह में बच्चा कौन से स्टेज पर पहुंचा, छठे वाले स्टेज, है ना। दूसरे सप्ताह के अंत तक भ्रूण 2 स्तरीय रहता है, ध्यान देना,
अभी तक भ्रूण जो है द्विस्तर डबल लेयर के साथ द्विस्तरीय रहता है। दूसरे सप्ताह के अंत तक क्या रहता है, भ्रूण द्विस्तरीय रहता है। लेकिन जैसे तीसरा सप्ताह प्रारंभ होता है तो तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में ही, है ना, तीसरे सप्ताह के स्टार्टिंग में ही, है ना, 3 जनन स्तर की स्थापना होती है। आगे लिखना, तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में, तीसरे सप्ताह में, जैसे लिखो, तीसरे सप्ताह में 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। 3 जनन स्तर का, तीसरे सप्ताह में 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। तीसरे सप्ताह में 3 जनन स्तर का निर्माण होता है ना, 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को, मतलब 3 जनन स्तर के निर्माण की प्रक्रिया को ही गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। आगे लिख लेना, तथा इस प्रक्रिया को ही आप बताओ, इस प्रक्रिया को ही, कौन सी प्रक्रिया, 3 जनन स्तर के निर्माण की, इसे याद रहेगा या मैं लिखवा दूं, याद रहेगा ना। तथा इस प्रक्रिया को ही, मतलब 3 जनन स्तर के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को ही गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। और इससे बने, अब भ्रूण कितना हो गया, त्रिस्तरीय भ्रूण हो गया। अभी तक 2 स्तरीय था, अब भ्रूण कैसे हो गया, त्रिस्तरीय भ्रूण हो गया, है ना। तो आगे कह देना, तथा इससे बने त्रिस्तरीय भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं, है ना। और इससे बने त्रिस्तरीय भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला, इससे बने त्रिस्तरीय भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं। इससे बने त्रिस्तरीय भ्रूण को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं, है ना। अब ये त्रिस्तरीय भ्रूण क्या होता है भाई, त्रिस्तरीय भ्रूण क्या होता है, तीसरे सप्ताह के अंत तक जो है लगभग जो 3 स्तर का निर्माण हो जाता है ना। ये तो है ना, दूसरे सप्ताह के अंत तक भ्रूण द्विस्तरीय रहता है। और तीसरे सप्ताह में, अर्थात तीसरे सप्ताह के स्टार्टिंग में और पहले सप्ताह के अंत तक, सॉरी यार, दूसरे सप्ताह के अंत तक और तीसरे सप्ताह के स्टार्टिंग तक ये 3 स्तर का निर्माण होता है। अब होता क्या है, इन्हीं 3 स्तरों से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। इन्हीं 3 स्तरों से क्या होता है, विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। और जब विभिन्न अंगों का निर्माण होता है तो विभिन्न अंगों से पूरा का पूरा एक क्या बनता है, शरीर का एक ढांचा बनता है। एक, समझ रहे हैं ना, एक कंकाल वाला सिस्टम बनता है भाई। हाथ पैर सबको मिलाकर एक शरीर तो बनेगा जी। हाँ, तो इसके आगे की हेडिंग बना लो, गैस्ट्रुला भवन से शिशु का निर्माण। आगे की हेडिंग बना लीजिए, गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण। गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण, गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण। अब यह 7वां पेज आता है ना। यहां पर लिखिए, लगभग दूसरे सप्ताह के अंत, दूसरे सप्ताह के अंत तक व तीसरे सप्ताह के प्रारंभ तक। क्या हुआ, रुक जाओ भैया, 1 मिनट, अभी एक करवा रहे हैं। तीसरे सप्ताह के प्रारंभ तक, है ना, तीसरे सप्ताह के प्रारंभ तक 3 जनन स्तर का निर्माण हो जाता है। 3 जनन स्तर का निर्माण हो जाता है, स्तर का निर्माण हो जाता है, हो जाता है। ये चीज होता है दूसरे सप्ताह के अंत तक और लगभग तीसरे सप्ताह के प्रारंभ तक। जैसे अगर दूसरे सप्ताह के अंत तक नहीं हो पाया तो तीसरे सप्ताह के आते आते क्या होता है, यहाँ 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। और जब 3 जनन स्तर से निर्माण हो जाता है तो यही स्तर अब क्या करते हैं, विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं।
आगे कर दो। यही स्तर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। यही स्तर क्या करते हैं? विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। यही स्तर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, है ना। और जब विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं तो देखो भ्रूण था, भ्रूण धीरे धीरे क्या हुआ? तूतक के फॉर्म में चेंज हुआ। तूतक से कोरकप्टी, कोरकप्टी से गैस्ट्रुला भवन, गैस्ट्रुला भवन, सब से इसकी तैयारी होने लगी है। तो यानी कि भ्रूण का निषेचन जब हुआ, निषेचन से और जब तक भ्रूण जन्म नहीं लेता है, जब तक पेट से बाहर नहीं आता है, तब तक का समय कहलाता है गर्भकाल, है ना। यानी कि यहाँ पर आपका 3 अंगों का निर्माण हुआ। जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तब क्या होगा? शिशु बाहर आएगा, है ना। बाहर आएगा कि नहीं? अंदर ही रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, बाहर आएगा। तो भ्रूण के निषेचन से लेकर जब वो धरती पर आता है, आई मीन जन्म लेता है, तब तक का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? कोइटल पीरियड कहलाता है, मतलब गर्भकाल। और ये सबका मानव का गर्भकाल 266 दिन लगभग में 9 महीने होता है, है ना। अब क्या होता है? ये 9 महीने की गर्भकाल को 3 भाग में बांटा गया है ना। तो आगे लिख लो इसे। मानव में गर्भकाल 266 दिन या 9 महीने होता है, 9 महीने होता है ना। 9 महीने होता है, मतलब 266 दिन या 265 दिन के पहले नहीं आएगा। अगर पहले आ जा रहा है, मान लो 8 महीने में आ जा रहा है, 7 महीने में आ जा रहा है, तो ऑपरेशन के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी वहां इम्पॉसिबल है ना। और ऐसा तब होता है जब जैसे माँ को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भयंकर बीमारी है, तब उसको पहले ही पेट से निकाल दिया जाए, काट कर चीर खा, ठीक है। ऐसा विषम परिस्थितियों में होता है। अभी मैं होम ट्यूशन एक जगह पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ एक लड़का है, उसको पहले निकाला, उसकी मम्मी बता रही ऐसे एक बार बात होने लगी, फिर इसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई, मतलब आई होप 6 की 7 ही महीने में बात है। हाँ बिल्कुल हुआ। अब भाई ये सब नेचुरल है यार, है ना। नेचुरल में डॉक्टर कुछ नहीं, हम कौन होते हैं, कौन के थ्रू, क्लियर है ये सब। अच्छा ये चीज क्लियर। आगे लिख लो। जिसे 3 भागों में बांटा, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भाग का नाम लिख लो, तीनों भाग का नाम लिख लो। प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और अंतिम तिमाही। इनको कल निकालते हैं, अभी इनको रहेंगे, ठीक है, समझे भैया। काफी लंबी प्रक्रिया है, 9 महीने कम से कम 3-4 महीने तो 3-4 दिन तो लगा ही दो यहाँ, ठीक है। बोर्ड पर एक काल्पनिक करना है। तो अब ये कल बाहर आएगा। अभी देखते हैं प्रथम तिमाही में क्या होता है, उसके बाद की तिमाही में क्या होता है, और फाइनली तिमाही में क्या, और जब निकलता है कैसे होता है, सारे इनका विकास रहता है कि क्लियर है। बोर्ड महाराज आपकी गारंटी है। चलो आज के लिए इतना रखें। ओके।